नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम देखेंगे डेविस का भौगोलिक अपवर्तन चक्र। डेविस के भौगोलिक अपवर्तन चक्र को हम देखेंगे पॉइंट वाइज, जिसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। डेविस का क्या भौगोलिक अपवर्तन चक्र था, डेविस की क्या स्थलाकृतियाँ, कैसे निर्माण कब होता है, कौन से प्रक्रम हैं, संपूर्ण डेविस की संकल्पना एवं सिद्धांत को हम देखेंगे इसमें। डेविस ने जो भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रस्ताव दिया था 1889 ईस्वी में, और 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना लाते हैं अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल एसेज में। और इन्होंने इस बुक में बताया कि स्थलाकृतियों का जो विकास होता है, डेविस का मानना है जो स्थलाकृत है, जो पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। संरचना, प्रक्रम, अवस्था का प्रतिफल है। जैसे कोई भी संरचना हमारे पृथ्वी पर दिखाई देती है, जैसे हम किसी पर्वत को ही ले लें, तो डेविस का मानना है कि किसी भी स्थल का अपवर्तन 3 प्रक्रमों से 3 रूपों में होता है। पहले उसमें देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, ठोस है या कौन सी चट्टानें हैं, या बेसाल्ट, ग्रेनाइट, किसकी चट्टानें हैं, जिसे संरचना कहते हैं। उसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, किससे मिलकर, प्रक्रम, और जो स्थलाकृति के निर्माण में कौन से कार्य करते हैं, उसे प्रक्रम कहते हैं। और जो अवस्था है, अपवर्तन की जो अवस्था है, किस अवस्था में हुआ है। डेविस ने अपवर्तन चक्र को 3 अवस्थाओं में बताया है: युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और जीर्णा या वृद्धावस्था में। तो हम आगे चलकर इसे अच्छे तरीके से देखते हैं। डेविस का क्या सिद्धांत है। जो संरचना, प्रक्रम और अवस्था होता है, डेविस का टिकड़ी कहा जाता है। जो संरचना, प्रक्रम और अवस्था है, इसे डेविस का त्रिकूट या टिकड़ी कहा जाता है। और डेविस के सिद्धांत क्या थे, उसे देखते हैं। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र में नदीय अपवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण माना। सबसे पहले हम शार्ट में देख लेते हैं डेविस का क्या कहना है। डेविस का कहना इस सिद्धांत में यह है कि कोई भी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, तो अपवर्तन जब तक नहीं होगा, तब तक नहीं होगा उसका अपवर्तन, जब तक उसका निर्माण शुरू है। निर्माण के बाद में उसका अपवर्तन शुरू होगा। डेविस का ये कहना है कि कोई भी चीज़ उत्थित होने के बाद ही उसका अपवर्तन होता है। जैसे डेविस के मानने के अनुसार जो ऐसे कोई पर्वत है, तो इसका निर्माण होने के बाद इसका अपवर्तन शुरू होगा। और डेविस का एक और मत है कि जो स्थलाकृतियों का, पर्वतों का निर्माण होता है, वो समतल मैदानों में होता है, जो कि आगे चलकर पेंक इसकी आलोचना करता है। अपवर्तन चक्र की समय अवधि का परिणाम है
जो अपर्दन चक्र बताते हैं वो समय अवधि का परिणाम है। समय अवधि का मतलब है जो अपर्दन का कार्य होता है उसमें समय लगता है, जैसे युवावस्था में उसका अपर्दन, प्रौढ़ा और जीर्णावस्था में। तो अपर्दन चक्र की क्रिया है जो समय अवधि का परिणाम है। जैसे इसमें देख सकते हैं अंतर्जात शक्तियों के कारण से त्वरित पर्वत का निर्माण हुआ डेविस के अनुसार। फिर उसके बाद में इस पर बाह्य शक्तियाँ नदी कार्य करके इसका अपर्दन करती हैं और फिर इसका अपर्दन करके इसको आधार तल प्राप्त कराती हैं। ये डेविस का मानना है। डेविस का मानना है किसी स्थल खंड का जो निर्माण होता है वो अचानक उत्थित हो जाता है, फिर उसके बाद में उस पर अपर्दन शक्तियाँ काम करती हैं, बाह्य शक्तियाँ। डेविस ने अपर्दन चक्र में नदीय अपर्दन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्यता दी है। डेविस के अनुसार जो नदी का अपर्दन, जो पर्वत या किसी स्थलाकृति का अपर्दन होता है उसमें नदियाँ अपर्दन में विशेष महत्व रखती हैं डेविस के अनुसार। और इन्होंने अन्य प्रक्रमों की अवहेलना की है, जैसे वायु द्वारा और जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, इन सब चीज़ों की अवहेलना की है जिसे हम आगे चलकर देखेंगे। इसमें बताएं उत्थान त्वरित होता है भूसन्नति दशा में। भूसन्नति जियो श्रृंखलाइन उसे कहते हैं, एक छिछला उथला हुआ वाटर बॉडी जिसमें गाद और मलबे इकट्ठा होते रहते हैं। फिर उसके पश्चात वलन की प्रक्रिया के कारण उसका उत्थान हो जाता है संपीड़न के कारण। इनके अनुसार उत्थान समाप्त होने के बाद अपर्दन शुरू होता है, जैसा कि हम बताएं ऊपर, अर्थात बहिर्जात एवं अंतर्जात शक्तियाँ एक साथ नहीं कार्य करती हैं। जैसे जो अंतर्जात शक्तियाँ होती हैं वो स्थल को ऊबड़ खाबड़ करने का काम करती हैं, और जो बाह्य शक्तियाँ हैं वो स्थल को बराबर करने का, समतल करने का कार्य करती हैं। तो डेविस के अनुसार दोनों शक्तियाँ जो हैं वो एक साथ कार्य नहीं करती हैं। जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जब तक आंतरिक शक्तियाँ कार्य करेंगी तब तक बाह्य शक्तियाँ कार्य नहीं करेंगी, ये डेविस का मानना है। जैसे आंतरिक शक्तियों के कारण इस पर्वत का निर्माण हुआ है, इस पर्वत का, तो इसका निर्माण जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक बाह्य शक्तियाँ इस पर अपना कार्य शुरू नहीं करेंगी, ये डेविस का कहना है। जिसको आगे पिंक इसकी अवहेलना करके इसकी आलोचना करता है। प्रारंभ में ऊर्जा अधिक होती है लेकिन विसंगत एंट्रोपी कम हो जाती है। डेविस का कहना है जो प्रारंभ में अपर्दन की शक्ति होती है वो अधिक होती है और अंत में उसकी जो एंट्रोपी या विसंगति, उसकी क्षमता कम हो जाती है। जैसे डेविस का कहना है जब नदियाँ अपनी युवावस्था में होती हैं तो अत्यधिक अपर्दन का कार्य करती हैं, और जब वो अपने जीर्णावस्था में होती हैं तो अपर्दन का कार्य वो नहीं कर पाती हैं और उनमें गति बहुत धीमी हो जाती हैं, डेविस का कहना है। अपर्दन चक्र के साथ ऊर्जा कम हो जाती है और साथ ही विसंगतियाँ में वृद्धि होती जाती है। ढाल में परिवर्तन की प्रक्रिया ढाल पतन कहलाती है। डेविस ने बताया ढाल पतन की जो प्रक्रिया है, उस ढाल परिवर्तन की प्रक्रिया है उसे ढाल पतन कहते हैं। डेविस का जो यह मॉडल है वो काल सापेक्षिक मॉडल है। जैसे इसमें अपर्दन का कार्य होता है वो कालों में होता है, समय अवधि का परिणाम होता है। जैसे युवा अवस्था काल में प्रौढ़ा, वृद्धा,
या जीर्णावस्था में होता है। तो ये काल सापेक्षिक मॉडल है। डेविस का कहना है कि भू द्रव्यमान की संरचना की विधि को अधाक्षय कहते हैं, डाउन वेस्टिंग कहा जाता है। डेविस ने अपरदन चक्र में आधार तल की बात कही। डेविस ने अपरदन चक्र में आधार तल या बेसलाइन की बात कही। आधार तल की संकल्पना पॉवेल महोदय ने दिया था। आधार तल का बेसलाइन की संकल्पना जो है उसे पॉवेल महोदय ने दिया था। साम अवस्था की परिच्छेदिका एवं सरिता श्रेणी को अपने मॉडल में लागू किया। डेविस के अनुसार स्थलाकृतियां संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होती हैं। अब हम डेविस के अनुसार संरचना को देखेंगे। संरचना में क्या बताते हैं? चट्टानों की भौतिक एवं रासायनिक गुण विवर्तन की संरचना चट्टानों के अपरदन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे संरचना, चट्टान की संरचना कैसी है, ये महत्वपूर्ण है डेविस के अनुसार अपरदन चक्र में। दूसरा अगर हम देखें तो प्रक्रम, डेविस के अपरदन चक्र में दूसरा महत्वपूर्ण जो है वो प्रक्रम है। प्रक्रम के अंतर्गत बाह्य शक्तियाँ एवं अंतर्जात शक्तियाँ आती हैं, जिसमें बाह्य शक्तियों में जैसे नदी द्वारा अपरदन, जल द्वारा, वायु द्वारा आदि विभिन्न प्रक्रमों से उसका अपरदन होता है। लेकिन डेविस ने अपने भौगोलिक अपरदन चक्र में नदीय अपरदन चक्र को माना है, उसका व्याख्या किया है नदीय अपरदन चक्र को। अब डेविस के प्रक्रम के अपरदन चक्र के प्रक्रम की तीसरी अवस्था है, जो अवस्था है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। डेविस के अनुसार किसी क्षेत्र का अपरदन, किसी स्थलाकृति का अपरदन जो होता है वो अवस्था में होता है। युवावस्था में उसका अपरदन होता है, प्रौढ़ावस्था में कम होता है और जीर्णावस्था में उसका अपरदन लगभग समतल प्राय मैदान हो जाता है। डेविस के विकास की तीन अवस्थाएं हैं। डेविस की जो विकास की जो अवस्थाएं हैं तीन अवस्थाएं हैं। युवा अवस्था में जो होता है डेविस के अनुसार अपरदन चक्र उत्थान के बाद प्रारंभ होता है। जैसे कोई भी खंड है उसका निर्माण हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपरदन होगा। नदी का ढाल उच्च होता है युवावस्था में, नदी का वेग भी अधिक होता है युवावस्था में। नदी जब युवावस्था में होती है तो लंबवत अपरदन करती है, घाटी कर्तन का निर्माण करती है और सापेक्षिक उच्चावच आर होता है और निरपेक्षिक उच्चावच AR होता है, जिसे आगे चलकर हम देखेंगे सही से। शीर्ष अपरदन एवं पार्श्व अपरदन नगण्य हो जाता है युवावस्था में। नदी के जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो शीर्ष और पार्श्व अपरदन है वो नगण्य हो जाता है, लगभग न के बराबर। निरपेक्षिक उच्चावच जो है, जो समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई को दर्शाता है, और जो सापेक्षिक उच्चावच है वो पर्वत की घाटी से पर्वत की चोटी की ऊंचाई को दर्शाता है। निरपेक्षिक ऊंचाई स्थिर है युवावस्था में, क्योंकि जो निरपेक्षिक ऊंचाई है जैसे ये है, तो युवावस्था में नदियां अपने घाटी को गहरा करती हैं, शीर्ष अपरदन नहीं करती हैं, घाटी कर्तन या घाटी अपरदन करती हैं। तो निरपेक्षिक उच्चावच अधिक होगा और ऊंचाई में निरपेक्षिक ऊंचाई स्थिर रहती है। सापेक्षिक ऊंचाई बढ़ा रहता है, क्योंकि घाटी का सापेक्षिक ऊंचाई बढ़ जाता है युवावस्था में, क्योंकि नदी घाटी की गहराई करती रहती हैं। जैसे
ये सापेक्षिक ऊंचाई को दर्शाता है। जैसे नदी अपने घाटी, जैसे ये घाटी है, तो नदियाँ जब युवावस्था में होती है तो उसमें वेग अधिक होता है, तो नदियाँ अपनी घाटी को और गहरा करती हैं। अगर इसकी घाटी यहाँ तक आ जाएगी तो इसकी ऊंचाई यहाँ तक हो जाएगी, तो इससे अधिक हो जाएगा, तो इसमें सापेक्षिक ऊंचाई में वृद्धि होती है। जो युवावस्था में स्थलाकृतियों का निर्माण होता है नदियों द्वारा, वो बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, गार्ज का निर्माण होता है और कैनियन का निर्माण होता है, छिपरका रैपिड्स का निर्माण होता है और जलप्रपात का निर्माण होता है। नदियाँ अपने युवावस्था में ये इन स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो इस अवस्था में नदी मैदान में पहुंच जाती है। जो प्रौढ़ावस्था में है, नदियां पर्वतों से, जैसे युवावस्था में नदियां पर्वतों पर होती हैं और प्रौढ़ावस्था में नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। ढाल और वेग दोनों कम हो जाता है। जब नदियां मैदानी भाग में पहुंचती हैं तो उनका ढाल और वेग दोनों कम हो जाता है। लंबवत अपरदन कम हो जाता है। जब नदियां युवावस्था में रहती हैं पर्वतों पर, तब उनका लंबवत अपरदन होता है, ऐसे अधिक अपरदन होता है। और जब नदियां प्रौढ़ावस्था में होती हैं, तो जैसे नदी ये है, तो नदी इस भाग को और काटती है, पार्श्विक अपरदन करती है। प्रौढ़ावस्था में नदियां यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। अवसाद की मात्रा सहायक नदियों की संख्या अधिक हो जाती है। प्रौढ़ावस्था में शीर्ष अपरदन में वृद्धि हो जाती है। मियांडर विसर्प का निर्माण करती हैं। मियांडर या विसर्प उसे कहते हैं जब नदियां प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करती हैं तो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। जब नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तब उनके वेग में कमी हो जाती है और उनमें अवसाद की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे नदियों के वेग स्लो धीमा होने के कारण नदियां बल खाती हुई चलती हैं, सर्प के आकार के नुमा। तो नदियां ऐसे ऐसे चलती हैं, और जब नदियां में अवसाद इकट्ठा हो जाता है इस भाग में, तो नदियां सीधे सरल मार्ग को प्रवाहित करती हैं, जिससे ऑक्सबो लेक बनता है, जिसे गोखुर झील भी कहते हैं। इससे नदी विसर्प का निर्माण होता है, जिसे मियांडर भी कहते हैं। और जब प्रौढ़ावस्था में नदियां होती हैं तो उनमें अवसाद की मात्रा अधिक होती है। तो जैसे तटबंध का निर्माण, जैसे नदियां ऐसे जाती हैं प्रौढ़ावस्था में मैदानी भागों में, तो नदी का अवसाद किनारे पर इकट्ठा हो जाता है, तो कुछ नदी के किनारे ऊंची ऊंची दीवार के समान दिखाई देती हैं, उन्हें तटबंध कहते हैं। और जो नदियां प्रौढ़ावस्था में आती हैं, नदियां प्रौढ़ावस्था में यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। जैसे जो नदियां बी आकार की घाटी थीं, तो नदियां जब शीर्ष अपरदन करती थी तो बी आकार की घाटी का निर्माण होता था। और जब नदियां पार्श्व अपरदन करती हैं तो इन भागों को काट कर, ये जो भाग है इसको काट कर यू आकार को कर देते हैं, बी आकार की घाटी को। इसके बीच वाले भाग का अपरदन कर देती हैं नदियां पार्श्विक अपरदन करके। जीर्णावस्था में नदियों को देखें हम तो शीर्ष अपरदन तीव्र हो जाता है, नदी में अवसाद अधिक हो जाता है। जीर्णावस्था में नदियां तो प्रौढ़ावस्था से भी कम वेग की हो जाती हैं और इनमें अवसाद की मात्रा अधिक हो जाती है। नदी विस्तृत फैलाव हो जाता है। नदी का जो फैलाव है वो विस्तृत हो, जैसे नदियां बहती हैं थी तो इसमें वेग था, तो किसी भी मार्ग को सीधे काटती हुई चली जाती थी।
जब नदियों में वेग कम रहेगा तो कोई जैसे चट्टान है तो इसको मुड़कर इसको इस भाग से बगल से होकर निकल जाती हैं ऐसे ऐसे। जीर्णावस्था में उनके वेग की कमी होने के कारण। और विस्तीर्ण मैदान का निर्माण करती हैं। नदी के बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है। बाढ़ भी आती है जीर्णावस्था में। नदी का जल मैदानी भागों में जब होता है तो फैल जाता है, जिससे बाढ़ के मैदान के समान दिखाई देती है। विस्तृत बाढ़ के मैदान को संप्राय मैदान या पेनिप्लेन कहते हैं। जो जीर्णावस्था होती है उसमें आर तेजी से जो निरपेक्ष ऊंचाई है वो तेजी से कम होती है और जो सापेक्ष ऊंचाई है वो भी तेजी से कम होती है। जैसे इसमें हम देखें डेविस के अपरदन चक्र मॉडल को, तो इसमें डेविस बताते हैं अंतर्जात शक्तियाँ, जैसे ये अंतर्जात शक्तियाँ हैं, ये अचानक उत्थित भूखंड का निर्माण करती हैं। जब ये पर्वत का निर्माण हो जाता है तो इस पर बाह्य शक्तियाँ कार्य करती हैं। जब तक इसका निर्माण नहीं पूर्ण होता है तब तक डेविस के अनुसार कोई भी इसका अपरदन नहीं होता है। फिर इसके बाद में नदियाँ इसका अपरदन करेंगी युवावस्था में। तो युवावस्था जो होता है उसमें नदियाँ अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं, उनका वेग अधिक होता है और उसमें अधिक शक्ति होने के कारण वो नदियाँ अपने घाटी को और गहरा करती हैं, तो जिससे इसका घाटी और गहरा हो जाता है ऐसे। और वही प्रवणावस्था में जो नदियाँ हैं मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, जिससे वो उनकी जो अपरदन है वो पार्श्विक अपरदन होने लगता है। और जीर्णावस्था में नदियाँ और कम ताकत वाली हो जाती हैं, जिनसे समतल प्राय मैदान और मोनार्ड नाग निर्माण होते हैं। समतल प्राय मैदान जो मोनार्ड नाग उसे कहते हैं जो समतल प्राय मैदान में जो कठोर चट्टानें होती हैं, जिनका नदियाँ अपरदन नहीं कर पाती हैं, वो छुट-पुट एक पर्वत के समान दिखाई देते हैं। वर्तमान में गोवर्धन पर्वत मोनार्ड नाग पर्वत के उदाहरण हैं। अब जब युवावस्था में बताते हैं डेविस कि ये आर जो है जो निरपेक्ष ऊंचाई है वो हाई रहती है और जो सापेक्षिक ऊंचाई है वो घाटी में बढ़ती रहती है। जैसे जैसे नदी युवावस्था में घाटी को गहरा करेंगी तो इसके आधार तल से और इसके तल के बीच में दूरी बढ़ती रहती है, घाटी और तल के बीच में, तो जिससे सापेक्षिक ऊंचाई बढ़ती है। वही प्रवणावस्था में सापेक्षिक ऊंचाई और निरपेक्षिक ऊंचाई भी समान रहती है और जीर्णावस्था में भी समान रहती है। डेविस ने जो समय बताया था, जो उसमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था ये समय होता है। परक्रम में कौन से कार्य करते हैं, तो उसमें नदियाँ को मान लिया। और संरचना में जैसे पर्वत का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो मान लेते हैं। अपरदन के बाद जो समतल मैदान बचता है, नदियाँ जब अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, समतल प्राय मैदान, जब बाढ़ के मैदान का निर्माण होने के बाद समतल जमीन जब दिखाई देती है तो उसे पेनिप्लेन या समतल प्राय मैदान कहते हैं। और जो उन्हीं समतल प्राय मैदान में छोटे
छुटपुट की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं जो कठोर हैं, अपर्दन नहीं हो पाता है जिनका, उन्हें मुनार नाग कहते हैं। और डेविस की आलोचना हम देख लें। डेविस की आलोचना में उत्थान के साथ अपर्दन शुरू हो जाता है, जबकि डेविस बताते हैं उत्थान के साथ अपर्दन नहीं होता है, उत्थान के बाद अपर्दन होता है। अपर्दन चक्र एक चक्रीय न होकर बहुचक्रीय होता है, जबकि डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में एक चक्र को माना है। अपर्दन का कार्य बहुत से परिक्रम करते हैं, लेकिन डेविस ने अपने अपर्दन चक्र में एकल नदी को अपर्दन का परिक्रम माना। जैविक क्रियाओं की उपेक्षा की। जो डेविस हैं उन्होंने बताया जैविक क्रियाएं जैसे मानव भी तो चट्टानों को काटता है, पशु पक्षी भी अपने पैर से खुरचते हैं तो उससे भी चट्टानों का अपर्दन होता है। और इसकी अवहेलना करते हुए डेविस केवल नदी को एकल नदी को अपर्दन का कारण माना है। डेविस ने जो अपर्दन चक्र का कारण नदी को माना है वह धरातल का केवल 1/3 भाग पर ही अपर्दन करती है। इसकी अवहेलना भी करते हैं कि जो डेविस ने अपर्दन चक्र का कारण माना है पृथ्वी पर, वो नदी को जो नदी है वो केवल पूरे अपर्दन चक्र का 1/3 भाग में से 1 भाग का ही अपर्दन नदी द्वारा होता है। तो इनकी आलोचना होती है। विभिन्न आलोचनाएं विभिन्न मतों के द्वारा होता है। फिर बाद में पेंक आता है जो इनकी आलोचना भर भर के करता है। तो डेविस के भौगोलिक अपर्दन चक्र मॉडल को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पेंक ने क्या अपर्दन चक्र के बारे में बताया है और क्या डेविस की आलोचना की है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।